लाहौर में भी आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी है। आपको बताएं कि पूरे मुल्क में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के जमा होने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनकी जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी भी अपने उरूज को पहुंच चुकी है। मुल्क भर में तमाम सियासी रहनुमाओं की जानिब से अपने अपने हलकों के जो वोटर्स हैं उनको अटैक्ट करने के लिए कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं और इसके साथ साथ जहाँ कागजात की जाँच पड़ताल का अमल जारी है, लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे नवीद हयात इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी नवीद, अपडेट कीजिएगा। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात की जांच पड़ताल का जो अमल है वो आज चौथे रोज़ भी जारी है, क्योंकि जो सूबाई जो असम्बली और कौमी असम्बली की महसूस नशस्तें हैं उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो आज उसको तीसरा रोज़ा है। आज के दिन जो है IPP, मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान मरकज़ी जो मुस्लिम लीग है उसके महसूस नशस्तों पर जो है कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल जो है वो जारी है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो है वो जमात इस्लामी और TLP की जो ख़वातीन थी महसूस नशिस्तों पर उनकी स्क्रूटनी का अमल जो था वो जारी था, क्योंकि आज NA 122 से जो है हुमायूं अख्तर खान उनके कागजात की जांच पड़ताल का अमल जो है उसको मुकम्मल किया। इसके अलावा NA 127 जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर कल जो है एतराज़ दायर किया गया था। आज रिटर्निंग ऑफिसर ने उस पर जो उनके वकला हैं उनसे दलाइल तलब किए हैं। इसके अलावा ये जो स्क्रूटनी का अमल है ये 30 दिसंबर तक यूँ ही जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद हयात, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्क्रूटनी का ये अमल जो है वो जारी रहेगा और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जमा करवाए जाने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। जी सामीन नाज़रीन, हम आपको ये बता रहे हैं कि इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। 8 फरवरी को होने जा रहे हैं ये इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन इसमें भरपूर तरीके से अपना किरदार भी अदा कर रहा है। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जमा करवाए गए जो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी हैं उनकी इस वक्त स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी है। लाहौर से हमने आपको आगाह किया है, कराची की सूरत हाल से भी हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ज़ाब्ता अखलाक भी जारी किया गया है। स्क्रूटनी का अमल इस वक्त जारी है और हम आपको मुख्तलिफ शहरों की जो सूरत हाल है उससे आगाह भी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में अहम इकदाम उठाने का फैसला किया गया है। बिलखुसूस जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है उनका फैसला हुआ है कि उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कैमरों की मदद से और उन्होंने ये बता दिया है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त जो है कागजात की जाँच पड़ताल का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल हो रही है। इसके साथ साथ हुमैरा, अगर हम बात करें तो पूरे मुल्क में हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और क्योंकि बहुत कम दिन जो है इसके हवाले से रह गए हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर रहा है, जहां ये तमाम आइनी तरीक़ेकार जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आप देखिए कि 13 जनवरी को इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किए जाने हैं तमाम उम्मीदवारों को भी। तो इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अब अपने अपने हलकों के अंदर खास तौर पर जो है वो ये कोशिश कर रही हैं कि जितने भी वोटर्स हैं अपने उनको अपना मंशूर जो है वो पेश किया जाए। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अपना मंशूर जो है 10 निकाती वो पेश किया गया। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से जो है वो अपने मंशूर के लिए आवाम से जो है वो राय तलब की गई है कि आप उनसे आरा ली गई है कि आप बताएं कि क्या होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर मजदूरों के हवाले से, गरीबों के हवाले से। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अब इंतखाबी गहमा गहमी की तरफ बढ़ रही हैं। बिल्कुल 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला भी जारी है। अगर इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने आम इंतखाबात 2024 में अवाम उन्नास की सहूलियत के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर्स को EMCC भी कह रहे हैं कायम कर दिया गया है और जो भी इलेक्शन के हवाले से रब्ता करने और शिकायत दर्ज कराने की सहूलत होगी हमारे अवाम को। नौरीन आसिफ कराची से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी नौरीन, बताइएगा कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है, गहमा गहमी है इलेक्शन के हवाले से, क्या अपडेट कर रही हैं आप हमें? जी, हमारे पास जो है वो आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है। आज चौथा रोज़ है और बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर आकर लोग अपने जो कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं उनकी जांच पड़ताल के लिए इस अमल में शरीक हो रहे हैं। यहाँ पर मखसूस नशिस्तें जो हैं जिसमें ख़वातीन और अक़लियतों के लिए उसका अमल यहाँ पर हो रहा है, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं वहाँ पर जांच पड़ताल के जो जनरल नशिस्तें हैं उनका अमल जारी है।
दिन भर की जो तकरीबन 9,000 से ज़ायद फॉर्म जो हैं वो जमा हुए थे, जिनकी जांच पड़ताल का अमल आज चौथे रोज़ भी जारी है। और जबकि कराची में जो नशिस्तें हैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में जो है वो जांच पड़ताल चल रही है। इसके अलावा मॉनिटरिंग सेल भी कायम कर दिया गया है, ज़िली सतह पे भी, सूबाई सतह पे भी, ताकि जो शिकायत मौसूल हो रही हैं उनका बरवक्त अजाला किया जा सके। और मॉनिटरिंग सेल जो है वो अभी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक काम कर रहा है, जबकि इलेक्शन से कबल 2 हफ्ते पहले 24 घंटे जो है वो शिकायतों के अजाले के लिए वो जो है ओपन होगा। और इसके लिए अवाम भी और जो उम्मीदवार भी हैं वो अपनी शिकायतें ईमेल के थ्रू, अपने व्हाट्सएप के थ्रू या फिर वो खुद आकर बजाते खुद भी अपनी शिकायतें जो हैं वो दर्ज करवा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया नौरीन हमें अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं कोयटा का, जहां बलूचिस्तान भर में कागजात नामजदगी जांच पड़ताल का अमल आज भी जारी है। कोयटा शहर की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर 90 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है। इसरार अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे कोयटा से मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। इसरार, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में कौमी व सूबाई असम्बली की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल आज चौथे रोज़ भी जारी है। कोयटा की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों की अगर हम बात करें, यहाँ पर अब तक 90 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों की अगर हम बात करें, अब तक 230 उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका है। अक़लियती और ख़वातीन उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो अब तक 55 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसरार हमें अपडेट करने के लिए। और मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला आज चौथे रोज़ भी जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं पेशावर में मौजूद हमारे नुमाइंदे अनवारुल्लाह खान से। जी अनवार, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सूबाई इलेक्शन कमीशन पेशावर में मौजूद हूँ, जहाँ पे मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की जमा किए गए कागजात की जांच पड़ताल आज चौथे रोज़ भी जारी है, जो 30 तारीख तक जारी रहेगा। इस वक्त मैं सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के तर्जुमान सुहेल अहमद मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज तक कितने उम्मीदवारों की जांच पड़ताल, कागजात की जांच पड़ताल हो चुकी है और आगे की क्या डिटेल्स है। जी सुहेल अहमद साहब, बताइए कितने उम्मीदवारों की कागजात की जांच पड़ताल हो चुकी है। जी, जैसा कि आपने बताया कि मखसूस नशस्तों पर जो उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए थे, उन कागजात की जांच पड़ताल का अमल आज भी जारी है। अब तक तकरीबन 55 ख़वातीन जो सूबाई असम्बली में हैं उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है। इस तरह तकरीबन 19 उम्मीदवार जो हैं वो अक़लियती नशस्तों पर उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है। इसी तरीके से तकरीबन कोई 25 के करीब ख़वातीन नेशनल असम्बली में जो खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, उन कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया है। ये अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा और फिर जो जिन उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार दिए गए हों या जिनके मुस्तरद हुए हो, उसके ख़िलाफ़ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस पर मुश्तमिल हैं, उनके पास 3 जनवरी तक अपने अपीलें दाखिल कर सकते हैं और इन अपीलों पर फ़ैसला फिर मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से 10 जनवरी तक किया जाएगा। 11 जनवरी तक उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले सकते हैं और 13 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फ़हरिस्त जारी होगी और उनको इन निशानात अलाट किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवार। रुख करते हैं बन्नू का, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद भी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे रूफान खान हमारे साथ मौजूद हैं। रूफान, क्या सूरत हाल है बन्नू में? सियासी गहमी उरूज पर है बन्नू में और स्क्रूटनी का अमल भी जारी है। आज स्क्रूटनी का अमल का 3रा रोज़ है और 2 दिन बाकी हैं। अब तक मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद उम्मीदवारों का स्क्रूटनी अमल मुकम्मल हो चुके हैं और 40 से ज़ायद उम्मीदवारों का अमल जो है वो बाकी है। पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर 923 अफराद, जबकि सूबा सिंध के मखसूस नशिस्तों पर 552 अफराद ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इन नशिस्तों के बारे में देखते हैं वकार हैदर की ये रिपोर्ट। मुल्क भर में आइंदा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 336 जबकि सूबाई असम्बली की 749 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे, जिसके लिए मुल्क भर से मजमूई तौर पर 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं।
मुल्क भर से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,913 जबकि सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 18,546 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मजमूई तौर पर 13,823 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। सूबा सिंध से 6,498 और खैबर पख्तूनख्वा से 5,278 जबकि बलोचिस्तान से 2,669 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 जनरल और मखसूस नशिस्तों के लिए 358 कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। जमा कराए गए कागजात नामजदगी में खवातीन की शरह 11% बन रही है। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 93.8% मर्द और 6.2% खवातीन की शरह बनती है। मुल्क भर में सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी पंजाब से जमा कराए गए हैं जो कि 48.3% हैं। सिंध दूसरे नंबर पर मौजूद है। सिंध से शरह 22.7% बनती है। खैबर पख्तूनख्वा से 18.4% जबकि बलोचिस्तान से ये शरह 9.3% है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद 1.3% शरह के साथ मौजूद है। इसी तरह सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए कुल 18,546 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं जिनमें 95.6% मर्द हैं और 4.4% खवातीन हैं। जबकि कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए कुल 1,824 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों में गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों के लिए कुल 543 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के 18वें इजलास में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ इजलास की मुश्तरका सदारत कर रहे हैं। इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और सेनेटर इसहाक डार समेत मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा शरीक हैं। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के हवाले से पार्लिमानी बोर्ड का आज आखिरी इजलास है, जबकि आइंदा इजलासों में टिकटों की तकसीम के मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अल-फलाह बिल्डिंग में सरमायाकारों के लिए कायम सहूलत मरकज़ का दौरा किया और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कायम बर्क रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन का जायजा लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ये पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मकसद सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। 20 सूबाई और वफाकी महकमे एक छत तले खिदमात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, रावलपिंडी और मुल्तान में भी ऐसे सहूलत मरकज़ फंक्शनल किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सरमायाकारों की सहूलत के लिए NOCs का मुकर्ररा मुद्दत में इजरा यकीनी बनाने की भी हिदायत की। आलमी मंजरनामे से आपको आगाह करें कि भारत का मिसाइल प्रोग्राम मोदी सरकार की रुसवाई का बायस बन गया। ज़मीन से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल पर 1990 में काम शुरू हुआ। $10 लाख से बनने वाला मिसाइल सिर्फ 30 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। 2017 में मोदी सरकार और गोदी मीडिया ने आकाश मिसाइल के हक में बेपनाह प्रोपेगेंडा किया। आकाश मिसाइल को जदीद तरीन, कम कीमत और मेड इन इंडिया का टैग लगाकर प्रोपेगेंडा किया गया। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि सूडान, फिलिपाइन, बहरीन और केनिया ने आकाश मिसाइल खरीदने का मुआहिदा कर लिया है। वियतनाम, इंडोनेशिया, अरब अमारात और मिस्र ने भी दिलचस्पी का इजहार किया। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा डील करने के बाद से आज तक मोदी सरकार एक भी आकाश मिसाइल डिलीवर नहीं कर सकी। ज़राए के मुताबिक आकाश मिसाइल अभी तक डेवलपमेंट फेज में है और एक्सपोर्ट के काबिल नहीं। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक आकाश मिसाइल को रडार, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और सेंसर्स की खराबी जैसे मसाइल का सामना है। लाइव टेस्ट के दौरान 43% मिसाइल फायर ही नहीं हुए। मोदी सरकार ने हजीमत से बचने की खातिर 2019 में डिफेक्ट तहकीकाती बोर्ड तश्कील दिया। 2019 से 2023 तक डिफेक्ट तहकीकाती बोर्ड के 16 इजलासों के बावजूद आकाश मिसाइल को दरपेश मसाइल दूर नहीं किए जा सके। इंडिया टुडे के मुताबिक 2001 में शुरू होने वाला तेजा फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट भी नाकामी का शिकार है। नाकामी पर नाकामी की वजह से तेजा की कीमत 3 गुना बढ़ गई है। भारतीय ऑडिटर जनरल के मुताबिक 178 मंसूबों में से 119 नाकाम हुए हैं। 2010 से 2019 तक DRDO ने 86 नाकाम प्रोजेक्ट्स को कामयाब करार दिया है। DRDO का बनाया गया बेशतर असलहा इस्तेमाल के काबिल ही नहीं। DRDO ने 2011 तक 46 मंजूर करवाए प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 13 मुकम्मल किए। साबिक भारतीय आर्मी चीफ VP मलिक के मुताबिक DRDO बुलंदो बाला दावे करता है लेकिन नतीजा कुछ नहीं। गुज़श्ता माली साल में DRDO का बजट $3 अरब रहा। DRDO की नाकामियों की तवील फहरिस्त में नाग मिसाइल, तेजा जहाज और अर्जुन टैंक भी शामिल है। खबर का सफर जारी है लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड।
बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। और भारत में इंसानी स्मगलिंग उरूज पर 21 दिसंबर को फ्रांसीसी हुकाम और पुलिस ने भारत की जानिब से इंसानी स्मगलिंग को बुरी तरह नाकाम बना दिया। चार्टर तैयारे में 303 मुसाफिर और 11 कमसिन बच्चे शामिल थे। खुफिया इत्तलात मिलने पर फ्रांसीसी हुकाम ने मुमकिन इंसानी स्मगलिंग के पेश नज़र चार्टर तैयारे को 4 दिन तक फ्रांस में रोके रखा। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग के वाक़े के दौरान 2 दीगर अफराद को फ्रांस में एक जज के सामने गिरफ्तार करके पेश किया गया था। रोमानिया की चार्टर कंपनी लेजेंड एयरलाइंस की ये परवाज़ निकारागुआ के लिए रवाना हुई थी। मुसाफिरों को वस्ती अमेरिका पहुंचने के लिए गैर कानूनी तौर पर अमेरिका या कनाडा में दाखिल होने का मंसूबा पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में तकरीबन 1 लाख भारतीयों ने गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की है। निकारागुआ अमेरिका में पनाह हासिल करने वालों के लिए एक मकबूल मकाम है। मिनट के मुताबिक दिल्ली में 2019 से 2021 तक बच्चों की स्मगलिंग के वाक़यात में 68% इजाफा हुआ, जबकि केसेस 267 से बढ़कर 1214 तक पहुंच गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक भारत में 2019 और 2021 के दरमियान 10,30,000 से ज़्यादा लड़कियां और ख़वातीन लापता हुईं, जिससे इंसानी और जिनसी स्मगलिंग के बारे में खदशात पैदा हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक निकारागुआ गरीबी या तनाज़ात से भागने वाले लोगों के लिए नकल मकानी के स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर जाना जाता है। फ्रांसीसी हुकाम ने भारत की इंसानी स्मगलिंग की कार्रवाइयों की तहकीकात शुरू कर दी हैं। रुख करते हैं कौमी खबरों का। दुश्मनों ने जब भी सरजमीन पाकिस्तान को मैली आंख से देखा, पाक फौज के बहादुर सपूतों ने जान की परवाह किए बगैर वतन की पुकार पर लब्बैक कहा। सिपाही शाहजेब इम्तियाज़ भी पाक फौज के ऐसे ही शुहदा में शामिल हैं। 11 जून 2022 को दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज ने दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया। दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान सिपाही शाहजेब इम्तियाज़ ने दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया। फायरिंग के तबादले के दौरान एक गोली सिपाही शाहजेब इम्तियाज़ के सर में पैवस्त हो गई और वतन के इस बहादुर सपूत ने जामे शहादत नोश किया। शाहजेब मेरा बहुत अच्छा बेटा था। जब 13 साल का था तो उसके अब्बू फौत हो गए। हर तरह का मेरा साथ दिया है, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखता था। मुझे बहुत उसकी बचपन की बातें याद आती हैं। खाना भी मैंने जब वो करता था तो मुझे कहता है अम्मी मैं सवाइयाँ खाऊंगा दूध वाली, बना के मेरे लिए रख दें। बहुत शौक से खाया करता था वो। जब मैं जो भी चीज़ बनाती थी मैं पहले कहती थी ये खाए। मेरे दूसरे भी बच्चे हैं लेकिन मैं इसके लिए बहुत शौक से हर चीज़ बनाती थी। जब आता चीज़ें लेके आता, पूछता अम्मी मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, आप क्या खाएँगी। बहनों से पूछता आप क्या खाएंगी, क्या लेके आऊँ, कपड़े लेके आऊँ, जूते लेके आऊँ। ये फिर से बोलती कि आप आएंगे तो हम इधर से लेंगे। मैं अपनी बीवी को बताया जाते बस वो कहती है मुझे कह रहा था अपनी बेटी से मिलते हो कि मैं अब शहीद होकर वापस आऊँगा। मुझे उसकी बहुत याद आती है, मैं बहुत रोती भी हूँ लेकिन फिर वो मुझे ख्वाब में नहीं नज़र आता, इसलिए मैं सब्र भी बहुत करती हूँ। ये दुनिया की कमियाँ तो नहीं ख़त्म होती लेकिन उसकी इस बात पर बहुत फ़ख्र है। मेरा बेटा शहीद हुए, मैं उस शहीद की वालिदा हूँ। सलाम उस शहीद को जो हर बार अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह शुक्र है मेरा बेटा शहीद हुआ है। मैं जाके उसकी कब्र पे प्यार करती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे बेटा मैं आ गई हूँ। आप मुझे बार बार बुलाते थे, जब घर से कहीं जाता था तो प्यार होता है, कहता अम्मी मैं जा रहा हूँ, अम्मी सामने है मैं जा रहा हूँ। जब आता है रात को देर से घर आता है तो दरवाजा खटखटाता है आके अम्मी मैं आ गया हूँ, अब आप आराम से सो जाएं। और तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच कहती हैं रवां साल में पाकिस्तान ने मुतहर्रिक सफारतकारी जारी रखी। पाकिस्तानी आला क़यादत के दौरों से मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। वज़ारत खारजा में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म ने चीन, सऊदी अरब, उज़्बेकिस्तान, मुत्तहदा अरब अमारात और अमेरिका के दौरों के दौरान बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की, जबकि निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने चीन, आज़रबाईजान, मुत्तहदा अरब अमारात और बरतानिया में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। पाकिस्तान ने रवां साल ब्रिक्स में शमूलियत की दरख्वास्त दी। OIC राब्ता ग्रुप बराए कश्मीर और फ़लस्तीन में फ़ाल किरदार जारी रखा।
पाकिस्तान ने रवां बरस जनूबी एशिया के तमाम ममालिक से बाहमी अच्छे ताल्लुकात के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ साथ ताल्लुकात में कोई खुसूसी पेशरफ्त न हो सकी। हिंदुत्व से मुतासरा बीजेपी ने ताल्लुकात में पेशरफ्त के रास्ते में रुकावटें डाली और मकबूजा कश्मीर के अवाम पर मजालिम का सिलसिला जारी रखा। डिपेट्रेशन के हवाले से बात करें, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है और हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है। गुज़िश्ता रोज़ जाने वाले 1175 अफगान शहरियों में 391 मर्द, 251 खवातीन और 533 बच्चे शामिल हैं। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,50,920 हो गई है और वापसी का ये सिलसिला जारी सारी है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 95 गाड़ियों में 123 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में हैदर अलीयौफ ऑडिटोरियम की नकाब कुशाई हुई। ऑडिटोरियम का क़याम हैदर अलीयौफ, जो आज़रबाईजान के कौमी रहनुमा हैं, उनकी पैदाइश की 7 साला सालगिरह के मौके पर खिराज तहसीन पेश करना है। नकाब कुशाई की तकरीब के मौके पर आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादौफ, मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार, सरकारी हुक्काम और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज़रबाईजान के सफारत खाने की मेज़बानी में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में हैदर अलीयौफ की ज़िंदगी सफारती खिदमात पर रोशनी डाली गई। कुछ दीगर खबरों के जाने बढ़े, आपको बताएं कि NLC ने TIR सिस्टम के तहत किर्गिस्तान के लिए पहला कार्गो कामयाबी के साथ बरास्ता चीन पहुंचाकर एक संग मील अबूर कर लिया है। यह अहम इक़दाम अफगानिस्तान के रवायती रास्ते से मुंसलिक चैलेंजेस के पेश नज़र नए तजारती रास्ते बनाने की अहमियत को उजागर करता है। NLC ने संग मील के साथ न सिर्फ वस्त एशियाई रियासतों बल्कि रूस और मशरकी यूरोप के साथ भी नया तजारती रास्ता खोल दिया है। अब CPEC के साथ साथ TIR के फाल होने के बाद चीन और पाकिस्तान के दरमियान तजारत मज़ीद मुस्तहकम होगी और रोज़ाना तकरीबन हज़ारों ट्रकों के जरिए तजारत से $25 लाख की बचत होगी। इस मुतबादल रास्ते की कामयाबी पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तजारत बढ़ाने के लिए राह हमवार करेगी। और भारतीय हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद हुर्रियत चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट की सरबराही में कायम जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग पर पाबंदी आयद करती है। मुसर्रत आलम भट्ट गुज़िश्ता कई बरस से नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत हार्ड जेल में नज़रबंद हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोदी हुकूमत ने मुस्लिम लीग पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून के तहत 5 बरस के लिए पाबंदी लगा दी है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुस्लिम लीग और उसके अरकान भारत मुखालिफ और आज़ादी पसंद सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा करने पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जमात इस्लामी पर पहले ही पाबंदी आयद कर रखी है। और नाज़रीन, बुलेटिन में अब गज़ा की सूरत हाल पर अपडेट्स लिए मैं हूँ आपके साथ नाज़िया खान। गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली बर्बरियत जारी है। सेहोनी फ़ौज वस्ती और जनूबी गज़ा में रिहायशी इलाकों और पनाह गुज़ीन कैंप्स को मुसलसल निशाना बना रही है। इसराइली फ़ौज ने जनूबी गज़ा में जंग का दायरा वसी करते हुए खान यूनिस के मुज़ाफ़ात में इजाफी दस्ते भेज दिए हैं। गज़ा में वाक़े नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में कम अज़ कम 7 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी ने तस्दीक की है कि सेहोनी फ़ौज ने वस्ती गज़ा में भी जारी फौजी ऑपरेशन में मजीद वसअत दे दी है। रमल्ला समेत मकबूजा मगरबी किनारे के दीगर इलाकों में भी इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयां जारी हैं। रमल्ला में इसराइली कार्रवाइयों में 1 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 15 ज़ख्मी हो गए हैं। काबिज फौज ने तलकरम, हेब्रोन, नाबलोस समेत दीगर इलाकों में भी छापामार कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद फ़लस्तीनी नौजवानों को हिरासत में ले लिया। 7 अक्टूबर से गज़ा में जारी सेहूनी दहशतगर्दी में अब तक 21,110 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 55,200 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, वफाकी मुहतसिब की वेबसाइट की तजदीद नौ कर दी गई है, जिसमें अहम मालूमात और मंदरजात को अंग्रेज़ी और उर्दू में पेश करने के साथ उसकी रफ्तार कार में भी इजाफा किया गया है। वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में वेबसाइट का इफ्तिताह किया और अपने खिताब में कहा कि इस सहूलत की बदौलत कम पढ़े लिखे अफराद उर्दू में दी गई मालूमात से बराह रास्त इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। वफाकी मुहतसिब ने कहा कि वेबसाइट की तजदीद नौ के बाद अब कोई भी शख्स अपनी मर्जी की मालूमात तक
आसानी और तेज़ी के साथ रसाई हासिल कर सकता है। वेबसाइट में वफाकी मुहतसिब के दायरा कार, इख्तियारात, शिकायत दाखिल करने का तरीक़ा कार और वफाकी मुहतसिब के इलाकाई दफातर समेत तमाम ज़रूरी मालूमात उर्दू में फराहम कर दी गई हैं। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बलोचिस्तान भर में नादहिंदगान बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ ऑपरेशन सर्कल्स में 352 नादहिंदगान के कनेक्शन अदम अदायगी पर मुनक़ता करने के साथ साथ थानों में अब तक 493 FIRs भी दर्ज की जा चुकी हैं। केस्को की जानिब से नादहिंदगान के खिलाफ जारी मुहिम में अब तक मजमूई तौर पर 1,37,735 नादहिंदगान सारिफीन में बकाया जात कीमत में तकरीबन 2 अरब 35 करोड़ 58,50,000 रुपए वसूल किए जा चुके हैं। नाज़रीन, उर्दू और सिंधी ज़ुबान के नामवर शायर, दानिश्वर और माहिर तालीम शेख अयाज की बरसी आज मनाई जा रही है। उनकी अदबी खिदमात के बारे में आपको दिखाते हैं हसन नासिर सिद्दीकी की ये खुसूसी रिपोर्ट। शेख अयाज का पूरा नाम शेख मुबारक अली अयाज था। 1923 में सिंध के शहर शिकारपुर में पैदा हुए। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बाद शेख अयाज को सिंध का अजीम शायर माना जाता है। उन्हें जदीद सिंधी अदब के बानियों में शुमार किया जाए तो बेजाना होगा। वो मज़ाहमती और तरक्की पसंद शायरी के हवाले से एक अलग मुकाम रखते हैं। सिंधी और उर्दू शायरी की कई असनाफ में शायरी की, जदीद सिंधी अफसाने को उन्होंने उरूज पे पहुंचाया। शायरी की मुख्तलिफ असनाफ में जो कारनामे सरअंजाम दिए हैं वो सिंधी और उर्दू अदब व शायरी का एक रोशन बाब हैं। शेख अयाज का बड़ा कारनामा शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की शायरी का उर्दू तर्जुमा है। वो सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। उनके उर्दू कलाम में हल्का मेरी जंजीर का, नीलकंठ और नीम के पत्ते और बुए गुल नाले दिल, राबेल रुत माया नगर, दुनिया सारी ख्वाब और उनकी खुदनविश्त कहीं भी राह में मंजिल न होगी काबिल जिक्र हैं। उर्दू के बाद शेख अयाज ने सिंधी शायरी में भी बेपनाह नाम कमाया। उनकी सिंधी तसानीफ में साहिवाल जी डायरी, जाग जा भाग, मुंह में डिसी पाणखे और कराची जा ॾींहं ऐं रातियों के अलावा दीगर कुतुब शामिल हैं। 28 दिसंबर 1997 को शेख अयाज इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए। शेख अयाज को उनकी अदबी खिदमात के अतराफ में हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ अवार्ड भी हासिल किया। सिंधी अदब और शायरी में गिरा कदर काम के बायस शेख अयाज को तादेर याद रखा जाएगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। और अभी आपको आगाह करते हैं मौसम की सूरत हाल से। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, पंजाब के मैदानी इलाके इन दिनों गैर मामूली धुंध की लपेट में हैं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक भावलपुर, साहिवाल, ओकाड़ा, कसूर, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल और गुजरावाला के इलाके धुंध की लपेट में रहेंगे। इस दौरान जहलुम, फैसलाबाद, झंग, सरगोदा, हाफिजाबाद और गिरदोनवाह में भी शदीद धुंध छाए रहने के इम्कानात हैं। शहरी मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दौरान सफ़र गाड़ी आहिस्ता चलाएं और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। और नाज़रीन, आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची शहर में सुबह का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासब 39% रहा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। आज सुबह शहर की फ़ज़ाओं पर धुंध छाए रहने की वजह से हद निगाह मुतासिर हुई है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। खित्ता पोठोहार और कश्मीर में सुबह के औकात में बाज़ मकामात पर कोहर पड़ने का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले स्कर्दू की बात करेंगे, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
لہ میں بھی -9، گلگت میں -5، ہنزا -4 جبکہ زیارت میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔